प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे कि इटली में किस तरह मुसोलिनी ने सत्ता पर अपना वर्चस्व स्थापित करके फांसीवादी शासन आरंभ किया और किस तरह फासिस्ट दल का इटली में पूर्ण शासन स्थापित हुआ। मुसोलिनी की फांसीवादी दल की नीतियाँ क्या थी और किस तरह इटली पर फांसीवाद हावी रहा। पिछले शीर्षक में हमने स्पष्ट किया था कि किस तरह इटली में फांसीवाद का उदय हुआ, उसके कारण क्या थे और प्रथम विश्व युद्ध के बाद वे कौन सी परिस्थितियां थी जिनके कारण इटली में फांसीवाद का उदय हुआ। इस शीर्षक में हम सर्वप्रथम यह चर्चा करेंगे कि मुसोलिनी ने किस तरह फासिस्ट दल का गठन किया और इटली में वह सत्ता पर आसीन हो गया। फांसीवाद के प्रणेता मुसोलिनी का पूरा नाम बेनिटो मुसोलिनी था। मुसोलिनी का जन्म 1883 ईस्वी में इटली में एक लोहार परिवार में हुआ था। मुसोलिनी के पिता समाजवादी विचारधारा के समर्थक थे तथा माता अध्यापन कार्य करती थी। अपनी माता की अध्यापन कार्य से प्रेरित होकर के प्रारंभ में मुसोलिनी ने भी एक छोटे स्कूल में अध्यापन कार्य किया था। बाद में वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड गया और वहाँ पर उसने ट्रेड यूनियन के गठन के लिए कठिन परिश्रम किया। उसने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कार्य किया और समाजवादी पत्रिका के लिए उसने कई लेख लिखे। अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण जब वह इटली लौटा तो 1908 में सरकार ने उसे बंदी बनाकर जेल भेज दिया, परंतु कुछ समय बाद वह जेल से छूट गया। 1912 में मुसोलिनी ने एक समाजवादी पत्रिका अवंती का संपादन किया। उसके विचारों पर मार्क्सवाद तथा संघवाद का स्पष्ट प्रभाव था। मुसोलिनी तत्कालीन परिस्थितियों में इटली के राष्ट्रीय ध्वज और चर्च का कट्टर विरोधी था। 1914 ईस्वी में जब प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ तो इटली की सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध में तटस्थ रहने का निर्णय किया।
जबकि हमें पूर्व में विदित है कि इटली उस समय त्रिराज्य संधि के अनुसार जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ सम्मिलित था। परंतु प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित न होने के इटली के निर्णय का इटली में घोर विरोध हुआ। मुसोलिनी ने भी इसकी आलोचना की। इसका परिणाम यह हुआ कि मुसोलिनी को अवंती पत्रिका के संपादन कार्य से मुक्त कर दिया गया। परंतु फिर भी मुसोलिनी अपने विचारों को रखता रहा। मुसोलिनी का कहना था कि सरकार को अपना निर्णय बदलकर युद्ध में सम्मिलित होना चाहिए। वह कहता था कि आज का यह युद्ध जनता का युद्ध है। स्वयं मुसोलिनी ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। उसका कथन कि आज का यह युद्ध जनता का युद्ध है तथा कालांतर में यह एक क्रांति के रूप में विकसित होगा, उसके भविष्य की ओर थोड़ा सा संकेत करता है। इटली की जनता की मांग के फलस्वरूप 1915 में इटली ने मित्र राष्ट्रों के पक्ष में युद्ध में सम्मिलित होने का निर्णय लिया। परंतु प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली के साथ किस तरह अपमानजनक व्यवहार किया गया, इसकी चर्चा हम पिछले शीर्षक में कर चुके हैं और किस तरह इटली में पेरिस शांति सम्मेलन के निर्णयों के विरोध के कारण फासिस्ट दल के गठन का मार्ग और उसकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस बिंदु पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। फासिस्ट दल का गठन उन परिस्थितियों में हुआ जब इटली की जनता का अपनी सरकार से मोह भंग हो चुका था। इटली की जनता में यह विश्वास हो गया था कि इटली की सरकार इटली के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाई थी और इटली की जो राष्ट्रीय आकांक्षाएं थी उन्हें भी पूरा करने में वह अक्षम रही थी। इन सब परिस्थितियों ने इटली में फासिस्ट दल के गठन को एक अवसर प्रदान किया। ऐसी परिस्थिति में मार्च 1919 ईस्वी में मुसोलिनी ने फासिस्ट दल की स्थापना की, क्योंकि उस समय इटली में समाजवादियों का प्रचार था और साम्यवादी निरंतर अपनी शक्ति को बढ़ा रही थी। विभिन्न समाजवादी गुटों में एकता न होने के कारण मुसोलिनी को अपने दल के विकास में सहायता मिली और इसका परिणाम यह हुआ कि मुसोलिनी के फासिस्ट दल में सेवानिवृत्त सैनिक, किसान, मजदूर, विद्यार्थी, मध्यम वर्ग आदि ने उत्साह के साथ भाग लिया और फासिस्ट दल की सदस्यता ग्रहण की। फासिस्ट दल के सदस्य काली कमीज पहनते थे तथा हथियारों से सज्जित रहते थे। अर्थात कहा जा सकता है कि फासिस्ट दल के लोग एक सैनिक की तरह कार्य करते थे।
फासिस्ट दल का शीघ्र ही इटली में तीव्र गति से प्रचार प्रसार हुआ और प्रथम अधिवेशन में ही हजारों लोगों ने भाग लिया। फासिस्ट दल का प्रथम अधिवेशन मिलान में हुआ और सरकार के समक्ष मुसोलिनी ने एक मांग पत्र प्रस्तुत किया। इस मांग पत्र की कुछ प्रसिद्ध मांगें थी। युद्ध सामग्री बनाने वाले कारखानों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, युद्ध काल में पूंजीपतियों द्वारा कमाए गए धन का 85% भाग को जब्त किया जाए, कुछ उद्योगों पर श्रमिकों का नियंत्रण हो, इटली में सार्वजनिक मताधिकार लागू किया जाए, इटली को राष्ट्र संघ की सदस्यता प्रदान की जाए, श्रमिकों को अधिकतम 8 घंटे कार्य की सुविधा हो, देश में नवीन संविधान का निर्माण किया जाए, चर्च की संपत्ति को जब्त किया जाए और पूंजीवाद का विरोध हो। इस तरह अपने मांग पत्र के द्वारा मुसोलिनी ने श्रमिकों का, राष्ट्रवादियों का, सैनिकों का विश्वास जीतने का प्रयास किया और इसका परिणाम यह हुआ कि फासिस्ट दल की सदस्य संख्या बढ़ने लगी। फासिस्ट दल का मांग पत्र शीघ्र ही जनता में लोकप्रिय हो गया और इसकी सदस्य संख्या तीव्र गति से बढ़ने लगी। अब मुसोलिनी ने 1922 में नेपल्स के अधिवेशन में, जो फासिस्ट दल का 1922 में नेपल्स में अधिवेशन हुआ, उसमें एक दूसरा मांग पत्र प्रस्तुत किया। इस अधिवेशन में फासिस्ट दल के हजारों सदस्यों ने भाग लिया और मुसोलिनी ने एक मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। इसकी मांग पत्र के अनुसार मुसोलिनी ने सरकार के समक्ष निम्नवत मांगे रखी। पहली मांग थी, फासिस्ट दल के कम से कम 5 सदस्यों को मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाए, उन्हें सम्मिलित किया जाए। दूसरी मांग थी कि नवीन चुनावों की घोषणा की जाए। तीसरी मांग थी कि सरकार प्रभावी विदेश नीति का पालन करे। यह अधिवेशन 1922 अक्टूबर के मध्य में हुआ था और इस अधिवेशन की जो मांगें थी, उन मांगों को पूरा करने के लिए फासिस्ट दल ने सरकार को 27 अक्टूबर तक का समय दिया। सरकार को चेतावनी दे दी गई कि यदि 27 अक्टूबर तक सरकार ने दल की मांगों को स्वीकार नहीं किया तो फासिस्ट दल के सदस्य रोम पर आक्रमण कर देंगे। इसका परिणाम यह हुआ कि सरकार द्वारा मांगें स्वीकार न करने के कारण फासिस्ट दल के सदस्यों के साथ मुसोलिनी ने रोम की ओर बढ़ना आरंभ कर दिया। उन्होंने रेलवे स्टेशनों, डाकघरों व सरकारी कार्यालयों पर अपना अधिकार कर लिया। इससे घबराकर सम्राट विक्टर इमैनुअल तृतीय ने
मुसोलिनी के समक्ष देश का प्रधानमंत्री का पद संभालने का प्रस्ताव रख दिया और इस तरह 30 अक्टूबर 1922 को मुसोलिनी ने अपने दल के 50,000 स्वयंसेवकों के साथ रोम में प्रवेश किया और वह देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इस तरह इटली में मुसोलिनी का फांसीवादी शासन आरंभ हो गया। 31 अक्टूबर को मुसोलिनी ने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया और देश के प्रशासन को पुनर्गठित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। उसने नेपल्स व सिसिली के निर्जन क्षेत्रों में रहने वाले डाकुओं का दमन किया। श्रमिकों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए उसने हर संभव प्रयास किया। मुसोलिनी ने संसद सदस्यों को डरा धमकाकर प्रशासन की संपूर्ण बागडोर अपने हाथों में ले ली। प्रशासन के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर उसने अपने विश्वास पात्र साथियों की नियुक्ति की। और इस तरह उसने अपने को इटली में शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया। 1923 ईस्वी में उसने देश की चुनाव प्रणाली को बिल्कुल बदल दिया। मुसोलिनी द्वारा यह व्यवस्था की गई कि चुनाव में जिस दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होगा तो उसे स्वतः ही 2/3 बहुमत प्रदान किया जाएगा, अर्थात जिस दल की आधी से अधिक सीटें होंगी उसको स्वतः ही 2/3 सीटें प्रदान की जाएंगी और बाकी शेष 1/3 सीटों का वितरण अन्य दलों के बीच किया जाएगा। इस नियम के आधार पर जब अप्रैल 1924 में चुनाव हुए तो फासिस्ट दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया। समाजवादी दल के नेता मेट्योती ने सरकार पर चुनाव में बेईमानी का आरोप लगाया, परंतु मुसोलिनी ने उसकी आलोचना को स्वीकार नहीं किया और कुछ दिनों बाद मेट्योती की हत्या कर दी गई। इस तरह चुनाव के पश्चात मुसोलिनी ने अपने विरोधियों का दमन किया। उसने स्थानीय प्रशासनिक संस्थाओं को समाप्त कर दिया। केवल फासिस्ट वकीलों को ही वकालत का अधिकार दिया गया। 1926 में अन्य सभी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मंत्रिमंडलीय प्रथा को समाप्त कर दिया गया। अब प्रधानमंत्री केवल राजा के प्रति ही उत्तरदायी होता था। प्रेस पर नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। इस तरह उसने विभिन्न गतिविधियों से इटली में फांसीवादी शासन आरंभ कर दिया। मुसोलिनी के इटली में फांसीवादी शासन के अंतर्गत
मुसोलिनी की जो गृह नीति थी, अपनी गृह नीति में मुसोलिनी ने इटली का सर्वांगीण विकास करने का प्रयास किया और वास्तव में इटली के सर्वांगीण विकास के लिए वो विख्यात रहा है। उसने इटली का आर्थिक औद्योगिक विकास किया और साथ ही साथ इटली के व्यापार एवं यातायात पर भी पर्याप्त ध्यान दिया। सर्वप्रथम उसने इटली में एक सुदृढ़ केंद्रीय सरकार की स्थापना की। 1 वर्ष के लिए समस्त संसदीय अधिकारों पर उसने नियंत्रण स्थापित कर दिया। इटली के आर्थिक विकास में उसने महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि उस समय इटली की आर्थिक दशा अत्यंत शोचनीय थी। इटली में भुखमरी, बेरोजगारी चरम पर थी। उसने राज्य के व्यय को कम किया, धनी व्यक्तियों पर अधिक टैक्स कर लगाया, सार्वजनिक निर्माण कार्य को बढ़ावा दिया, जिस कारण उसने इटली में स्कूल कॉलेजों के भवनों का निर्माण किया, विभिन्न सड़कों, पुलों, विश्राम घरों का निर्माण करवाया, पुरानी जीर्ण शीर्ण इमारतों की मरम्मत करवाई, बंदरगाहों का निर्माण करवाया और इन निर्माण कार्यों में बेरोजगारों को रोजगार दिया। इस तरह उसने बेरोजगारी को कम करने का प्रयास किया। उसने इटली में रेल व्यवस्था को दुरुस्त किया, रेलवे का विकास किया। अब तक इटली में रेलवे घाटे में चल रही थी। मुसोलिनी ने संपूर्ण ध्यान दे करके रेलवे का विकास करके उसकी घाटे को बजट को दूर कर दिया। इटली में खनिज पदार्थों की बड़ी कमी थी, परंतु विकास के लिए कोयला, लोहा, तांबा, तेल आदि की महत्वपूर्ण जरूरत थी। इसलिए इटली को खनिज पदार्थों के मामले में स्वावलंबी बनाने का उसने पूर्ण प्रयास किया। इसके लिए उसने वैज्ञानिकों को इटली के प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाने के लिए नियुक्त किया और कुछ हद तक वो इस कार्य में सफल रहा, परंतु फिर भी वह इटली को खनिज पदार्थों के मामले में पूर्ण स्वावलंबी नहीं बना पाया, परंतु उसका प्रयास सराहनीय था। मुसोलिनी ने कृषि के क्षेत्र में विकास किया। इसके साथ ही उसने नई तकनीक से कृषि कार्य करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया, किसानों का मनोबल बढ़ाया। इटली में उसने जल विद्युत का उत्पादन बढ़ाया, रेल पटरियों, मोटरों, पानी के जहाज़ों, हवाई जहाज़ों, इंजनों आदि के निर्माण कार्यों के लिए कारखानों की स्थापना की, रेशम उत्पादन को प्रोत्साहन दिया और इटली का औद्योगिक विकास किया। औद्योगिक क्षेत्र में वर्ग संघर्ष को समाप्त करने के लिए उसने राष्ट्रीय संघवाद को बढ़ावा दिया। राष्ट्रीय संघवाद के अंतर्गत उसने पूंजीवादियों व श्रमिकों के प्रतिनिधियों की संघ गठित किए। इन दोनों वर्गों के
पारस्परिक विवादों को हल करने के लिए विशेष अदालतों का गठन किया गया और इस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में वर्ग संघर्ष अर्थात पूंजीपति व मजदूरों के बीच संघर्ष को उसने राष्ट्रीय संघवाद के द्वारा कम करने का प्रयास किया। मुसोलिनी ने इटली की शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार का प्रयास किया और शिक्षा का उपयोग उसने फासिज्म के सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए भी उपयोग किया। उसने प्राइमरी तथा माध्यमिक स्तर तक फासिज्म के सिद्धांतों की शिक्षा अनिवार्य कर दी। इस कारण इटली में फासीवाद का और भी प्रचार हुआ। युवाओं को फासीवादी सिद्धांतों से अवगत कराने हेतु उसने फासिस्ट युवा फेडरेशन का गठन किया। लड़कियों को भी फासिज्म की शिक्षा देने के लिए अलग से व्यवस्था की गई और इस तरह शिक्षा के द्वारा फासीवाद को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। 1870 ईस्वी से ही जब इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था तो रोम पर अधिकार को लेकर के पोप तथा इटली की सरकार के मध्य कटुता उत्पन्न हो गई थी। मुसोलिनी ने इस कटुता को दूर करने का प्रयास किया और 11 फरवरी 1929 को उसने पोप के साथ एक समझौता किया। यह समझौता पोप के तत्कालीन निवास स्थान लेटर्न के राजमहल में संपन्न हुआ, इसलिए इसे लेटर्न का समझौता भी कहा जाता है। पोप के साथ हुए समझौते के अनुसार पोप को यह अधिकार दिया गया कि वह विदेशों के साथ संबंध स्थापित कर सकता है, अपने राजदूत विदेशों में नियुक्त कर सकता है तथा विदेशी राजदूतों का स्वागत कर सकता है। साथ ही वह अपने निजी डाक टिकट एवं मुद्रा भी जारी कर सकता है। समझौते के अनुसार पोप ने रोम पर अपना अधिकार त्याग दिया और रोम को इटली की राजधानी स्वीकार कर लिया। पोप को सरकार की ओर से प्रतिवर्ष 10 करोड़ की सहायता देने का वचन दिया गया तथा रोमन कैथोलिक चर्च को मान्यता देकर के रोमन कैथोलिक धर्म को इटली का राजधर्म घोषित किया गया। बदले में पोप ने भी इटली के सेवाय वंश को मान्यता प्रदान कर दी। समझौते में तय किया गया कि पादरियों को सरकार वेतन देगी और इटली में धार्मिक शिक्षा को भी अनिवार्य कर दिया गया। इस तरह इटली को पोप के साथ संघर्ष से दूर करने के लिए मुसोलिनी ने पोप के साथ समझौता कर दिया। इस तरह इटली की गृह नीति के कारण जहाँ इटली का औद्योगिक आर्थिक विकास हुआ, वहीं राजनैतिक दृष्टि से इटली में केवल फासिस्ट दल का ही प्रभाव स्थापित हो गया।
साथ ही इटली में वैचारिक स्वतंत्रता का अंत हो गया।